इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है 2024 का, उसके 18 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 18-19 क्वेश्चन, आज 20वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है, बिंदुओं दिया गया है। एक पहला बिंदु जो दिया गया -3 और 10, और दूसरा बिंदु दिया गया है 6 और -8 को जोड़ने वाले, मतलब इन दोनों लाइन को यदि इसे ए मान लिया जाए, इसे बी मान लिया जाए, तो ये ए मान लिया है, ये बी है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, एक तीसरा बिंदु है जो कहीं भी हो सकता है इन दोनों के बीच में, मान लेते हैं यहाँ पे है, जिसे मान लेते हैं पी, और ये दे रखा -1 और 6, किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो दो बिंदु है ए बी, एक लाइन है, रेखाखंड है, इसे जो बिंदु P है ये किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात का मतलब इस पॉइंट से इधर कितने भाग होंगे, इस पॉइंट से इधर कितने भाग होंगे। तो इसके लिए चलिए करते हैं, ये x1 हो गया, ये y1, क्योंकि पहला बिंदु है, ये हो गया x2 y2, दूसरा बिंदु है ये हो गया x और y, क्योंकि ये क्या है, बिंदु है जो इन्हें विभाजित कर रहा है दो भागों में। अब इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, x इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। क्या सूत्र है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में x का मान हमें दिया गया है -1 बराबर m1 हमें निकालना है, मान निकालना है, x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान है -3, और डिवाइड में हमें दिया गया है कितना, डिवाइड में हमें दिया गया है m1 प्लस m2, क्योंकि इनके मान तो हमें फाइंड ही करने, निकालने हैं। इसके इससे मल्टीप्लाई कराओगे, -m1 -m2 बराबर 6m1 और -3m2। m2 इधर ले आओ, m1 इधर ही रहने दो, ये m2 इधर आएगा, -m2 और +3m2, ये वाला इज इक्वल हो जाएगा 6m1 और ये प्लस हो जाएगा इधर m1, ये कितना हो जाएगा 2m2 इज इक्वल ये 7m2, सॉरी m1। हमें m1 बटे m2 निकालना, तो 2 डिवाइड में 7 बराबर m1 अनुपात m2। तो किस अनुपात में डिवाइड करते हैं, m1:m2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 और 7। तो आंसर कितना आ गया इसका, 2:7। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है, समीकरण दी गई है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल हो जाएगा 1.3, और दूसरी समीकरण दी गई है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल हो जाएगा 2.3। कोई से भी विधि से हमें इसे सॉल्यूशन करना है। हमारे पास 3 विधि है, ग्राफ विधि तो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ग्राफ बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो भी ग्राफ पेपर चाहिए। 3 विधि हमारे पास, प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन, तीसरी है बर्ज गुना, जो इस साल हटा दी गई है। तो हम या तो विलोपन से या प्रतिस्थापन से करेंगे, तो हम इसे करेंगे विलोपन से। सबसे पहले इसमें पॉइंट की प्रॉब्लम है, उसे हटा देते हैं। सभी जगह से पॉइंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाने से फ़ायदा क्या होगा कि पॉइंटों में हमें ना तो मल्टीप्लाई करानी पड़नी, ना ही गुना करानी पड़नी। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो हटा सकते हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल 1, सॉरी, इसके बाद यहाँ पे है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, इक्वेशन हो गई क्या, सेकंड। हमें इसमें x या y वाले टर्म को बराबर बनाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा के 4, ये भी 4 है, तो हमें केवल समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई करानी है। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, इसमें 2 से गुना करा दे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 से गुना कराएंगे 6y
और 13 दूनी हो जाएगा 26, 2 से गुना। इसमें कोई गुना हम नहीं करा रहे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखना है हमें, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इन दोनों में या तो x या y के गुणांक बराबर बनाना। हमने x के गुणांक बराबर बना लिए। दूसरा काम हमारे पास ये है कि ये देखना कि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो हम यहाँ चिन्ह बदलेंगे। बदलने का मतलब होता है घटाने पर। घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। इसमें से घटाएंगे तो y बचेगा, क्योंकि एक y बचेगा, इसका मतलब केवल y बचेगा। दूसरा यहाँ से इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो y का मान कितना आ गया 3। y का मान कोई से भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में हमने मान रख दिया, तो 2x + 3 इंटू कितना मान है 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3 = 13। तो 2x = 13 और ये घटाओ -9, तो 2x बराबर कितना 4, 2 से डिवाइड करो तो x का मान कितना आ गया 2। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो 2 आंसर है इसके, y बराबर एक तो 3 और एक y बराबर कितना है, ठीक है, सॉरी x बराबर कितना है 2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे नेक्स्ट। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 21 ही हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। थोड़ा सा समझेंगे इसे। सबसे पहले कहा गया 7 मीटर, तो मैं यहाँ पे 7 मीटर का कोई भी टावर बना लेते हैं। एक सीधी लाइन खींच दी जिसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं हम 7 मीटर, तो ये हो गया 7 मीटर। ठीक है, ये है यहाँ से यहाँ तक क्या 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। अच्छा भवन है ये, क्या भवन, भवन के शिखर से केबल टावर। अब केबल टावर तो इससे ऊंचा ही होगा, तो ये हमने क्या बना लिया, केबल टावर बना लिया। ठीक है, ये क्या हो गया केबल टावर। दोनों कहाँ पे होंगे, दोनों होंगे जमीनी स्तर पर, मतलब जमीन पर तो होंगे ही ना, भूमि पर। तो ये हमने बना दी भूमि की सतह। ये 7 मीटर है, इसका अता पता नहीं है। फिर कहा गया है इसमें शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इससे शिखर का इसका उन्नयन कोण जो बना हुआ है, उन्नयन कोण कब बनेगा जब ऐसे बनाएंगे। ये जो कोण बना हुआ है ये कितना दिया गया है 60। फिर कहा गया है इसके पद का अवनमन कोण। इसके पद का जो अवनमन कोण है ये वाला जो ये एंगल बना हुआ है ये कितना है 45। तो कहा गया है इस टावर की ऊंचाई निकालनी है। जब ये 7 हो तो यहाँ पे भी कितना होगा 7 होगा। ये कितना मान लो h, पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, ये हो गया e। दो बार समझ लेते हैं। 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इससे कोई केबल टावर है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है, अवनमन कोण 45 है। अवनमन कोण क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ये बना हुआ एंगल। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण के अकॉर्डिंग। अब ये एंगल 45 है, ये बीच की दूरी हम मान लेते हैं इनकी x। भवन और टावर के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं x। अब एक एक करके सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसी त्रिभुज को ले लेते हैं। सबसे पहले मान लिया, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी हो गई h + 7, क्योंकि 7 ही है h ही है। ठीक है, और बीच की दूरी चाहे ना मान लो। अब त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा EDC में, कौन सा EDC, E ये रहा DC, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें क्या करना है हमें जो भुजा दे रखी है देख लो, ये एंगल है तो ये क्या हो गया लंब, यानी कि E और D दिया गया कितना है 7। ये क्या आधार, यानी कि D और C कितना दिया गया है x, और थीटा कितना हमारे पास 45। अब ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें क्या हो लंब और सॉरी लंब और क्या हो आधार हो। लंब और आधार ऐसे कौन सा सूत्र है tan का, हमें पता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा का मान कितना है 45 बराबर लंब कितना है 7, आधार कितना है x। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 7 बटे x, तो x का मान कितना आ गया 7। ये दूरी हमारी निकल गई। अब दूसरा त्रिभुज लेना है। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये वाला, मतलब ये वाला, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x होगी। तो मैं लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है,
ए बी ई में, ए बी ई में एंगल कितना है, थीटा का मान कितना यूज करना है 60, और ई से बी तक की दूरी कितनी है ई बी, वो हमारे पास एक्स, एच का मान हमें निकालना है जो है ए बी, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब इसमें भी लंब है और आधार है, क्योंकि एक्स के आधार ये क्या है लंब, तो tan का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है 60, लंब कितना है इसमें h, आधार कितना है x, x का मान हमें पता है, tan 60 का मान होता है 1/√3, सॉरी √3 बराबर h बटे x, तो x का मान कितना आ गया, सॉरी h का मान कितना आ गया, इसकी गुना करा दो, तो h बराबर आ गया √3x, x का मान हमारे पास है कितना 7, यहाँ पे रख दो, तो h बराबर हो गया 7√3। तो टावर की ऊंचाई कितनी, टावर की ऊंचाई, क्योंकि हमें तो ऊंचाई निकालनी है, जो थी x + 7, x का मान सॉरी h + 7, h का मान हमारे पास है 7√3 + 7, 7 कॉमन ले लेंगे तो बचा √3 + 1, ये आ गया इसका आंसर जो है टावर की ऊंचाई। ठीक है, इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है उसे भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसके अथवा का, तो वो भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया गया है 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, तो एक सड़क बना लेते हैं जिसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं 80 मीटर, ये दूरी इसकी कितनी है, चौड़ाई कितनी है इसकी 80 मीटर, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं बी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही होगी। दोनों और समान लंबाई के खंबे खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक खंबा बना दिया इस तरीके से, एक खंबा यहाँ पे समान लंबाई के, ऊंचाई दोनों की क्या है बराबर है, और सड़क के बीच किसी बिंदु से इनकी जो कोण दे रखी है सड़क के बीच यहाँ से मान लेते हैं। अब बीच जरूरी नहीं बिल्कुल बीच हो, यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी एक बिंदु मान लो, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु है, तो यहाँ से एक एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ से बनेगा, जो हमें दे रखा है एक तो 60, तो ये 60 बनेगा, ये कितना बनेगा 30 डिग्री। अब इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ए बी हो गया, सी मान लेते हो, या ई या डी जो भी मानना है, तो मैं सी मान लेता हूँ। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है x, ए से सी तक की दूरी कितनी है x, और सी से डी तक की दूरी कितनी होगी फिर 80 - x, क्यों, क्योंकि टोटल 80 है, उसमें से x घटा दो। खंभे की ऊंचाई इसकी कितनी है h, तो इसकी भी कितनी मान लो h, ए बी सी हमने मान रखे हैं, तो क्या मान लेते हैं d, यहाँ पे मान लेते हैं e, तो ये तो बन गया क्षेत्र। अब हमें निकालना क्या है, खंभे से दूरी भी निकालनी है, खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक है, तो एक एक त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h, खंभों की ऊंचाई कितनी मान ली h मान ली। अब खंभों की ऊंचाई h है, तो एक खंभे की बिंदु से दूरी, खंभे की बिंदु से दूरी कितनी मान लेते हैं वो x, क्योंकि x मान लिया हमने। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे करने के लिए क्या करना है हमें, इसमें एक त्रिभुज ले लो, कोई भी एक त्रिभुज, ये वाला लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई ए सी में। अब सूत्र हमें पता है, ई और ए का मान कितना है h, ए और सी का मान कितना है x, थीटा का मान कितना यूज करना है 60। अब ये क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग लंब, और ये क्या हो गया आधार, तो tan का फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान 60, लंब कितना है h, आधार कितना है x, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x, इसके गुना इससे, तो h का मान कितना √3x, एक मान निकाल लिया। अब दूसरे मान के लिए इस वाले त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में देख लेते हैं क्या दिया गया है, डी बी कितना है हमारे पास h, और बी और सी कितना है 80 - x, और थीटा 30 डिग्री है, ये वाला सूत्र tan का ही लगेगा, क्योंकि हमें पता है लंब बटे आधार होता है इसका फॉर्मूला। तो tan थीटा का मान हो गया 30, लंब कितना है इसमें h, आधार कितना है 80 - x,
tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स। इसके गुना कराओगे √3 माइनस एक्स बराबर किसके √3 h के। अब हमारे पास h का मान है यहाँ पे, h का मान कितना √3 रख दो यहाँ पे। तो 80 माइनस एक्स बराबर √3, h का मान है √3x। इसे इधर ले जाओ तो 80 माइनस की बराबर √3 की √3 से गुना 3x और ये प्लस x हो जाएगा। तो 80 बराबर 4x, तो x का मान कितना आ गया 4 दूनी 8 होता है तो 20। x का मान आ गया, ये वाला मान यहाँ रख दो क्योंकि h का मान भी तो निकालना है। तो h बराबर कितना आ जाएगा √3 गुना x, x का मान था कितना 20, तो यह आ जाएगा 20√3। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 20√3 और एक खंबे की बिंदु से दूरी कितनी आ गई 20 और इस वाले खंबे की दूरी कितनी हो जाएगी फिर 60 अगर निकालनी पड़े तो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या दिया का है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है एक वर्ग के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक आकृति दे रखी है, ये कोई आकृति दी गई है जिसके परिगत मतलब चारों ओर एक चतुर्भुज खींच रखा है इन्होंने। एक चतुर्भुज बना रखा है जिसे दे रखा है DCB और A और यहाँ पे बिंदु P, यहाँ पे बिंदु Q और यहाँ पे बिंदु R, यहाँ पे क्या है S। ये दिया गया कहा गया है कि सिद्ध करना है कि AB प्लस CD और चलो सिद्ध करना है। मैं पहले लिख देता हूँ सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है हमें AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। ये करना है, प्रूफ करते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ से पहले हम थोड़ा सा काम करते हैं कि इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है ये। ठीक है, अब हमने केंद्र O मान लिया, ये केंद्र क्या है O। अब इस केंद्र से सभी बिंदुओं को मिला देते हैं, पहले सभी बिंदुओं को मिला लेते हैं जितने भी बिंदु हैं। सभी बिंदु मिला लिए। अब मिलाने के बाद हमें करना क्या है, हम एक एक बिंदु लेते हैं। जैसे A लिया, अब हमें पता है कि A यहाँ से अगर बिंदु लेंगे तो AP बराबर होगा AS के। AP बराबर AS के होगा। परिमेय 6.1 हमने पढ़ी है, सॉरी 10.2 हमने पढ़ी है। परिमेय 10.2 में कहा किया गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो हमें पता है कि यहाँ से AP बराबर होगा AS के। क्यों? क्योंकि A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्योंकि A से वृत्त पर क्या खींची गई स्पर्श रेखा है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन हो गया फर्स्ट। दूसरा B से देख लेते हैं ऐसे, तो BP बराबर किसके होगा BQ। BP बराबर किसके हो गया BQ। क्यों? ये सेकंड मान लेते हैं। B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तीसरा क्या मान लेते हैं C से, तो C से अगर खींचेंगे तो CR और CQ। इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। C से वृत्त पर खींची गई क्या है ये स्पर्श रेखा। अब ऐसे क्यों? क्योंकि इधर लिखा है क्यों। अब क्यों इधर है तो क्यों इधर ही लिखेंगे ताकि जोड़ने में आसानी हो। लास्ट वाला DR, अब देख ले DR यहाँ पे आ रहा है, तो DR बराबर होगा किसके DS के। क्यों? क्योंकि ये भी खींची गई स्पर्श रेखा है। किससे? D से खींची गई स्पर्श रेखा है। D से खींची गई स्पर्श रेखा। इन सभी समीकरण को जोड़ रहे हैं, सभी समीकरण को जोड़ने पर, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR दो बार कैसे लिख दिया, DR था और CR लिख दिया। CR और DR बराबर कितना होगा, बराबर होगा AS प्लस BQ प्लस CQ
सी क्यू और प्लस डी एस डी एस। अब देखते हैं ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर हो गया, ए बी के, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर। ए एस और डी एस, ए एस और डी एस किसके बराबर हो गया, ए डी के, ए डी के, प्लस बी क्यू और सी क्यू, देखो कहाँ पे है, बी क्यू और सी क्यू जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे से लिख सकते हैं, तो यही हमें करना था इसमें प्रूफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका जो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 24। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो दिया गया है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण क्या हो, समकोण हो। कहा यह गया है जो उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, यदि आधार हम x मान ले तो ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7। क्यों, क्योंकि 7 सेमी कम है और कर्ण कितना दिया हुआ है, 13। यदि मान लिया जाए a, ये मान लिया जाए b, ये मान लिया जाए c, तो मान लेते हैं माना जो आधार है, आधार कितना है, x है, तो ऊंचाई कितनी होगी, फिर इसकी ऊंचाई h बराबर हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि ऊंचाई 7 सेमी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आधार से 7 सेमी कम है। इस सवाल में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, कर्ण 13 दिया गया है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं जो कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर है। तो कर्ण कितना दिया गया है, ये है 13 का वर्ग, लंब मतलब ऊंचाई हाइट जो होती है x माइनस 7 का वर्ग, और आधार कितना दिया गया है, x का वर्ग। यदि इसका वर्ग करें तो 169 वर्ग मतलब 13 की 13 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 169। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, क्योंकि वर्ग हो रहा है तो प्लस आएगा, 7 का स्क्वायर, फिर माइनस, क्यों, क्योंकि वर्ग क्या कैसे खोलते हैं, पहली संख्या का वर्ग फिर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और सभी की गुना, 7 दूनी 14, वो भी माइनस है तो माइनस और x प्लस x स्क्वायर। अब हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं, 169 इज इक्वल एक्स स्क्वायर जोड़ लो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस 14x और प्लस कितना है, प्लस के है 49। अब हमें क्या करना है, जो 169 है इधर लेके जाना है, तो चिन्ह बदल जाएगा इधर जाकर। जो 169 है यदि इसे इधर लेकर जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 169 इज इक्वल 0। ये तो जूगा तो रखा, इसे इधर ले गए तो इधर 0 लिखते, वो हमने कहाँ लिख दी, बाद में। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से घटाओ तो माइनस 120 बराबर 0। अब ऐसी संख्या दो एक ऐसी संख्या जो इन्हें सभी को डिवाइड कर देगी, मतलब 2 से ये पूरी समीकरण क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो 2 से भाग देने पर हमने क्या किया, 2 से यहाँ भाग दे दी, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x
और -60 इज इक्वल 0। अब ऐसे गुणनखंड के गुना करा कर आ जाए 60 और घटाने पर आ जाए 7, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनके आपस में अगर गुना कराए तो 60 आ जाए और जिनको आपस में जोड़ लिया घटा लिया जाए, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो कितना आ जाए 7 आ जाए। तो कौन सी ऐसी संख्या है? तो हमें क्या करना है, इसमें सोचनी है। हमें पता है कि 12 × 5 कितना होता है 60 और 12 - 5 कितना हो जाएगा 7। तो फैक्टर क्या हो गए इसके, गुणनखंड क्या हो गए 12 - 5 -60 इज इक्वल 0। ठीक है, x² -12x माइनस प्लस 5x और -60 इज इक्वल 0। दोनों से कॉमन लो x, बचा है कितना x -12, दोनों से कॉमन लो 5, बचा है कितना x -12 इज इक्वल 0। अब 12 कैसे बचा है यहाँ पे, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 12 × 5। हमने कितना कॉमन लिया 5, तो यहाँ कितना बचेगा, दोनों में ध्यान रखना दोनों में सेम होंगे फैक्टर, x -12 और एक हो जाएगा x + 5 इज इक्वल 0। x -12 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया +12 और x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, जो कि संभव नहीं है क्योंकि दूरी कभी भी या लंबाई हाइट कभी भी माइनस नहीं होगी। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, आधार कितना हो गया इसका, आधार आ गया 12, तो ऊंचाई कितनी, फिर इससे 5 कम है या 7 कम है, तो 7 कम है तो 7 माइनस करो, कितनी बची 5। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलो इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है और में, तो उसे भी कर लेते हैं। इसका जो और वाला सवाल है अब वो कर लेते हैं। और वाला जो सवाल है वो देखते हैं। और वाला सवाल क्या दिया गया है, 3x² -4√3x + 4 इज इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है, सबसे पहले हमें बताने इसकी प्रकृति, और अगर ये मूलों का अस्तित्व हो तो हमें क्या करने हैं, 2 मूल ज्ञात करने हैं। अब उस अस्तित्व को जांच करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, यदि d का मान 0 आ जाए तो दोनों मूल क्या होते हैं, दोनों मूल बराबर व वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। और अगर d का मान आ जाए माइनस, तो 2 काल्पनिक मूल होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि जो d के मान जो x के मान निकलेंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। इसके बाद अगर प्लस मान आ जाए तो 2 वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक व भिन्न मूल होंगे, वास्तविक व भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग मान होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें d का मान निकालना। अब d क्या है, d है विविधकर। विविधकर सूत्र के लिए जो d का मान हम लिखते हैं, क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। सबसे पहले a b c के मान, जो पहला मान समीकरण की तुलना अगर हम करें, समीकरण की तुलना ax² bx + c बराबर 0 से करने पर, तो a का मान कितना आ गया 3, b का कितना आ गया -4√3 और c का कितना आ गया 4। मान रखो यहाँ पे, तो d बराबर b का मान -4√3 का वर्ग -4 a का मान 3, c का मान 4। अब क्योंकि वर्ग है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, -4 चौक 16 गुना 3, 16 × 48 -48, कितना बचा 0। और अगर d का मान 0 हो तो क्या होना चाहिए, 2
मूल बराबर, दोनों मूल बराबर होंगे और क्या होंगे, वास्तविक, यानी कि मूलों का अस्तित्व तो है, तो हमें उन्हें ज्ञात भी करना है। अब किसे ज्ञात करना है, मूलों को ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, मतलब जो दो मूल निकाल लेंगे हम इसमें भी क्या होंगे, दोनों मूल क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। तो हमारे इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, जो फॉर्मूला क्या है, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक है। द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 4ac, सॉरी 2a, या अगर d का मान नहीं पता तो हम क्या लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये भी लगा सकते हैं या ये वाला भी लगा सकते हैं। ये कब लगाएंगे, जब d का मान हमें पता है और d का मान नहीं पता तो ये वाला यूज करेंगे, हमें पता है तो ये यूज कर लेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है, 0, और b का मान कितना हो, रख लो यहाँ पे, कितना b का मान, ये रहा -4। चलो अब दोबारा सकते हैं, x बराबर माइनस b का मान रखेंगे यहाँ -4√3 प्लस माइनस डी का मान कितना है, 0 बटे 2, a का मान कितना है, a का मान 3, तो 3 रख दो यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया 4√3 बटे 6, 3 दूनी 6, इसे किससे काट सकते हो, 2 से, इसे किससे काट सकते हो, 2 से, कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया, x बराबर 2√3 बटे 3, ठीक है, ये आ गया x का मान। अब दूसरा अगर मान निकाल लोगे, क्योंकि दोनों मूल बराबर है, तो हम लिखेंगे दोनों मूल x बराबर 2√3 बटे 3, फिर x बराबर 2√3 बटे 3, दोनों आंसर क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। क्यों, क्योंकि ये 0 है, अगर 0 इसमें से घटाएंगे तब भी ये आएगा, जोड़ेंगे तब भी ये आएगा। तो याद रखना है, जब d का मान 0 हो तो एक मान जो निकलेगा वही x के दोनों मान हो जाएंगे, ठीक है। दोनों मूल क्या है, x बराबर 2√3 बटे 3 और दूसरा x बराबर 2√3 बटे 3। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। हमें एक बंटन दे रखा है और हमें क्या निकालना है, इसका माध्यक। माध्यक बहुत ही सिंपल है, माध्य, माध्यक और बहुलक, जो चैप्टर नंबर 13 है उससे हमें करना है। चलिए, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें बारंबारता दी गई, अंतराल ये है, बारंबारता होता है fi का मान, वो हमें दिया गया है। वो हमें कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 4, 12, इसके बाद है 14, 16, उसके बाद है 20, उसके बाद फिर 16 दिया गया है, फिर 10 दिया गया है, फिर है 8। इनका योग हमें निकालना है, तो उसके पहले हम ये निकाल लेते हैं CF। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले संचयी बारंबारता। कैसे निकालनी है, 4 जोगा तो लिखना है, 12 के साथ 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16, 16 के साथ 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30, 30 के साथ 16 जोड़े कितना हो जाएगा, 46, 46 के साथ 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 66, 66 के साथ जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 7 और 1 8, 82 हो गया। 82 के साथ 10 जोड़ेंगे 92 हो जाएगा, और 92 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100। तो इन सब का योग भी कितना आएगा, 100, जो हो जाएगा n का मान, ठीक है। अब माध्यक के लिए जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माध्यक के लिए जो फॉर्मूला है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 CF बटे F गुना H। हमें इन सभी के मान निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले F का मान निकालना है। F का मान निकालने के लिए हमें माध्य का निकालनी है। माध्य कैसे निकालनी है, n+1/2 करके।
या n/2 भी कर लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। n/2, n/2 अगर हम करेंगे तो 50 का आधा करो कितना हो जाएगा, सॉरी 100 का आधा करो 50 होगा। 50 कौन से अंतराल में होगा, यहाँ तक तो 46 है, 40 से बड़ा 50 कौन से में आएगा, 66 में। या अगर ये समझना है तो सीधा से याद रखना है, जो f में सबसे बड़ी संख्या होगी उसे आप कह सकते हो fi में सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ऐसे कुछ सवालों में मतलब इस तरीके से गलत हो जाता है, तो सीधा अगर याद रखना तो सीधा ये भी याद रख सकते हो 50वीं संख्या। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली कर लूँ, छोड़ो इसी माध्यक को निकालना, डायरेक्टली देखते हैं 100 है, 100 का आधा करेंगे 50, 50 कौन से में आएगा, 40 तक तो इसमें है, 40 से आगे है 50 इसमें आएगा, 66 तक इसमें है, मतलब 30 से 40 तक इसमें है, 40 से 66 तक इसमें है, तो 50 भी इसमें होगा। तो इसके ठीक सामने वाली संख्या क्या होगी, f का मान। अब f के ठीक सामने से ऊपर वाली संख्या होती है cf का मान, ये किसका मान हो जाएगा, cf का मान। इससे ठीक जो f है उसके ठीक सामने वाली संख्या में जो छोटे वाली संख्या होती है l का मान। अंतर इनका जो है वो किसका मान होता है, h का। सभी के मान रख दो इसमें, l का मान 60 है तो 60 रख दिया, n का मान 100 है तो 100 रख दिया, बटे 2 माइनस cf का मान 46 है तो 46 बटे f का मान कितना था, 20, 20 अंतर कितने का है, 10 का, तो 10, 0 से 0, इससे से कैंसिल करो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 46 बटे 2, तो कितना आ गया 60 प्लस घटाओ कितना बचा, 4 बटे 2, 2 से काटो कितना बचा 2, तो 60 प्लस 2 जोड़ कर कितना आ जाएगा 62। तो माध्यक कितना आ गया, ये आ गया माध्यक इसका। बहुत सिंपल सवाल था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके बाद 26 क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा चांस है आपके इसके बोर्ड परीक्षा में आने की। ये 6.1 आपकी परिमेय है, ठीक है, तो ये तो आपने समझ ही लिया होगा। तो समझते हैं 6.1 परिमेय, ये 6.1 परिमेय है आपकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले मैं बनाना है एक त्रिभुज, तो हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक त्रिभुज बना लिया हमने, ये एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये मान लिया हमने A है, ये हमने मान लिया B है, ये मान लिया C। इस भुजा के समांतर एक मैं लाइन खींच देता हूँ भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब दूसरी जो दो भुजाएं है इन्हें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दोबारा समझ लेते हैं, एक त्रिभुज की, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये हमने त्रिभुज बनाया, इस वाली भुजा के समांतर हमने ये लाइन खींच दी, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, अन्य दो भुजाओं को, ये वाली भुजा हो गई और ये वाली भुजा हो गई, ये क्या कर रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करने वाली। यहाँ मान लेता हूँ D है और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ E पॉइंट है। करने वाली रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, मतलब जो ऊपर वाला भाग है अगर इसका अनुपात इसके साथ निकाल ले तो इस वाले भाग का अनुपात इसके साथ इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें लंब डाल देना है, यहाँ से E से इस पर लंब डालना है, यहाँ पे हो जाएगा ये लंब, इस वाले D से भी इस पे लंब डालना है, यहाँ पे हो जाएगा लंब, इस D को इस E से भी मिला, सॉरी C से मिला देना है, इस B को भी इससे मिला देना है। पहला काम हमारा ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाने के बाद सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमें जो सिद्ध करना है वो है AD बटे DB बराबर हो AE बटे EC, मतलब ये जो भुजा है ये इसे क्या कर रही हो, समान अनुपात में विभाजित कर रही हो, ठीक है। और DE समांतर है BC, ये उसने दिया है कि DE BC के क्या है, समांतर है। तो करते हैं प्रूफ, इसे प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, एरिया त्रिभुज ADE, इस वाले त्रिभुज का एरिया ADE। अब किसी त्रिभुज का अगर हमें लंब पता हो तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/2 लंब गुना आधार। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना, एरिया ट्रायंगल ADE, मतलब त्रिभुज
का क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो 1/2। अब इसमें दो भुजाएं लंब है, कौन सी? एक तो ई से डी तक लंब डाला गया है, इसी त्रिभुज में हमने क्या डाला, डी से, ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे मान लिया एम है, यहाँ पे मान लिया एन है, तो क्या होगा, ई एम लंब है, तो एक तो ई एम ले सकते हैं, या यहाँ पे एन मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे एम मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये करा रखा है इस तरीके का, ताकि कन्फ्यूजन ना हो बस। ई एन लम है, तो लम कितना ले लेते हैं हम, ई एन या एन ई गुना आधार कौन सा होगा फिर, ए से डी तक, तो आधार हो गया ए डी। दो बार समझते हैं, ई एन लम है, आधार कितना, ए डी। इक्वेशन हमने बना दी फर्स्ट। अब इसी त्रिभुज का अगर एरिया मैं निकालूँ दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका क्या कि डी एम भी तो लम है, तो हम इसका दो बार से एरिया निकाल रहे हैं ए डी ई का ही, किस तरीके से, 1/2 लम इस बार डी एम ले रहे हैं, और आधार जो है वो कितना हो जाएगा फिर ए ई। इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ इस वाले त्रिभुज का, त्रिभुज कौन सा है, डी बी सी, तो मैं निकाल रहा हूँ एरिया ट्रायंगल डी बी सी का। अब डी बी सी की अगर ये बी डी भुजा देखी जाए, डी बी, तो इसी पर लंब कौन सी भुजा है, एन ई, तो लंब का काम तो ये करेगी, आधार का काम ये वाली भुजा करेगी, तो 1/2 लंब कितना हो गया, एन ई या ई एन, या तो एन ई लिख सकते हो या ई एन लिख सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ई एन ही लिख देता हूँ मैं। आधार कितना है, डी बी। इक्वेशन हो गई आपकी 3। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, किसका, ये वाला। अभी तो हमने ये वाला निकाला, अब ये वाला निकाल लेते हैं, इधर वाला, यानी कि ई बी सी। एरिया निकाल रहा हूँ मैं त्रिभुज ई बी सी का, तो 1/2। अब इसमें लंब कौन सी भुजा, डी एम, तो लंब हो गया डी एम गुना आधार कौन सी भुजा, ई सी। इक्वेशन हो गई आपकी 4। पहले हमें 4 समीकरण बनाने हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है, ए डी और डी बी, ए डी ये रहा, डी बी ये रहा, मतलब समीकरण फर्स्ट को 3 से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट को समीकरण 3 से भाग देने पर, तो भाग देंगे क्या आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई बटे, इसको हमने इससे भाग दी, तो एरिया ट्रायंगल तीसरी समीकरण का क्या है, डी बी सी, ये वाला बराबर। अब इनके मान रख लेते हैं यहाँ पे, इसके मान देखते हैं क्या है। सबसे पहले ए डी ई का मान, ए डी ई का मान ये रहा, 1/2 गुना क्या दिया गया है, ई एन और गुना ए डी बटे, तीसरी समीकरण में क्या है, 1/2 ई एन गुना डी बी। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल कितना, ए डी बटे डी बी। इक्वेशन हो गई आपकी 5। ये हो गई 5वीं इक्वेशन। अब हमें किसे भाग देना, ए ई और ई सी। देखो कहाँ पे है, ए ई सेकंड समीकरण और फोर्थ समीकरण, समीकरण सेकंड व फोर्थ से, समीकरण सेकंड और फोर्थ को देखना है। तो सेकंड और फोर्थ में देखो क्या है, एरिया है ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया है ट्रायंगल कौन सा है, ई बी सी, बराबर हो जाएगा कितना, 1/2 डी एम गुना ए ई बटे 1/2 डी एम गुना ई सी। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ट्रायंगल ई बी सी बराबर ए ई बटे ई सी। इक्वेशन हो गई आपकी 6। अब यहाँ पे देखो ए डी ई, यहाँ पे भी ए डी है और ये क्षेत्रफल इसके बराबर है,
ये दोनों क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। तो समीकरण 5 व 6 से ये भी इसके बराबर होना चाहिए। फिर हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ये हो गया प्रूफ जो हमें करना था इसमें प्रूफ। ठीक है, ये परिमेय 6.1 भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो थोड़ा इसे अच्छे से समझ लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या दे रखा है। 27 में 2 ऑप्शनल भी दिया गया है, मतलब और भी दिया गया है, तो दोनों को हम देखते हैं। जो भी इजी होगा उसे आप मतलब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुना 14 वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है, समझेंगे। हमें क्या कहा गया है, कुआं खोदा जा रहा है इस तरीके से, गहराई में इस तरीके से क्या खोदा जा रहा है, कुआं। ठीक है, गांव में तो खोदते ही हैं, सभी को पता ही है गांव का। जो नलका गाड़ने के लिए कुइया बोलते हैं, हमेशा पानी निकालने के लिए खोदते जाते हैं। तो ये क्या मान लेते हैं, कुआं है, जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी है, h है। ठीक है, अब उसने कहा है इसकी ऊंचाई व्यास 7 और गहराई कितनी दे रखी है। अब ये किस आकृति का है, ये है बेलन की आकृति का। और बनाना क्या है, बनाना है हमें चबूतरा। चबूतरा किस तरीके का, एक घनाभ की आकृति का, इस तरीके का हमें एक चबूतरा बनाना है, इस तरीके का। ये हमें क्या बना लेना है, एक चबूतरा बनाना है। अब उसने ये कहा कि इस चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है, लंबाई चौड़ाई उसने दे रखी है। लंबाई उसने दे दी 22, चौड़ाई दे दी इसने 14, तो ऊंचाई निकालनी है। अब हमें ये पता है कि इसमें से जितनी मिट्टी निकली होगी, अच्छा इसका व्यास भी मैं लिख देता हूँ। व्यास दे रखा है कितना, 7 मीटर, और गहराई जो दे रखी है वो कितनी है, 20 मीटर। इससे जो मिट्टी निकली होगी उसी से चबूतरा बना है। जो मिट्टी इसमें से निकाल ली हमने, वही मिट्टी इस चबूतरे में लगाई। तो मतलब ये है कि इसमें से जो निकली मिट्टी है वो इस मिट्टी के बराबर होगी। मतलब इसका जो आयतन होगा, जो मिट्टी निकली, वो इसके आयतन के क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि वही मिट्टी तो यहाँ लगाई, तो दोनों मिट्टी तो बराबर है। तो इसका मतलब इसका आयतन बराबर इसके आयतन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बेलन के बारे में या कुएं के बारे में। कुआं किस आकृति का है, बेलन की ऊंचाई h का मान कितना है, 20। व्यास हमें दे रखा है कितना, 7। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, त्रिज्या 7/2। अब चबूतरे के बारे में बनाते हैं। घनाभ की लंबाई उसने दे रखी है l का मान कितना, 22। चौड़ाई उसने दे रखी है b का मान कितना, 14। ऊंचाई हमें निकालनी, तो कितना मान लेते हैं, कैपिटल H, क्योंकि यहाँ स्मॉल मान लिया तो यहाँ कैपिटल मान लो। त्रिज्या कितनी है यहाँ पे, 8। ठीक है, अब हमें पता है कि जो चबूतरे का आयतन होगा, चबूतरे का आयतन वो बराबर होगा किसके, कुएं से निकली मिट्टी के आयतन के, मिट्टी का आयतन। अब कुएं से निकली मिट्टी किस आकृति की है, बेलन। तो चबूतरा किस आकृति का है, घनाभ। तो यहाँ जाएगा घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन वो बराबर होगा बेलन के आयतन के। यहाँ बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। घनाभ के आयतन के लिए सूत्र LBH बराबर बेलन के आयतन का सूत्र पाई r²h। सभी के मान रख देते हैं यहाँ पे। तो L का मान कितना दे रखा है, 22, B का मान 14, H का मान ज्ञात करना है। इस पाई का मान 22/7, R का मान 7/2 का वर्ग और H का मान 20। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 14 गुना H बराबर 1/7 गुना
7/2 गुना 7/2, ठीक है। और गुना में कितना आ जाएगा 20। तो काट लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से काट दोगे तो 10, तो कितना आ जाएगा 14 गुना h बराबर 7/2 गुना 10। 2 से भी काट दो, कितना बचेगा 5। तो h बराबर 5 सत्ते 35/14। 7 से काटोगे 2, 7 से काटोगे कितना आ जाएगा 5। तो h का मान कितना आ गया 5/2। 2 से भाग दो तो ऊंचाई कितनी आ गई 2.5 मीटर, क्योंकि आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसका सेकंड वाला भी देख लेते हैं, लास्ट वाला जो दे रखा है इसमें, क्योंकि इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं। समझ आ गया, उतार सकते हो वीडियो को रोक कर। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सेकंड पार्ट है उसने कहा ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब एक बेलन है इस प्रकार का ही, जिसकी ऊंचाई हमें दी गई है चलो एक बेलन है जिसमें से इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इस तरीके से इसमें से काट लिया गया है, मतलब एक लकड़ी का ठोस गुटका था एक बेलन के आकार का, इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ठीक है। ऊंचाई उसने दे रखी है, ऊंचाई 2.4 है, तो टोटल ऊंचाई 2.4 है इसकी। व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.4 सेमी, ये दिया गया है। कहा गया है तो शेष बचा हुआ निकटतम क्षेत्रफल निकालना है, जो बचा हुआ भाग है इसका। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी मतलब एक तो शंकु हो गया, एक क्या हो गया बेलन। तो शंकु प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे से बंद होगा तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं इसके बारे में जो हमें मान पता है। शंकु के बारे में लिख लो, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 ही है क्योंकि सेम होगी। त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ करोगे तो 0.7 हो जाएगी। अब इसके लिए निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्यों, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब एल तो जरूरी है, एल के लिए फॉर्मूला क्या होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो गया √h का मान कितना है 2.4 का वर्ग और ये 0.7 का वर्ग। 2.4 का वर्ग कितना हो जाएगा 5.76, 576 24 का वर्ग होता है और 7 का वर्ग कितना होता है 49। दोनों को जोड़ लो 625, रूट से बाहर किसका वर्ग है 25 का, तो 2.5 किसका मान आ गया एल का। चलो अब सभी मान हमारे पास है। शंकु के बारे में हमने सब कुछ निकाल लिया। बेलन के बारे में, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर वो भी तो सेम ही है, त्रिज्या r बराबर वो भी लगभग सेम ही है, लगभग क्या है ही सेम। अब इस बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्यों जोड़ा है, क्योंकि नीचे से तो बंद होगा ना। वक्र पृष्ठ क्या होता है चारों ओर का क्षेत्रफल होगा, शंकु के भी चारों ओर का होगा, बेलन का भी चारों ओर का, लेकिन नीचे से तो जोड़ा ही नहीं हमने, तो एक वर्त का क्षेत्रफल भी जुड़ेगा। बेलन के आयतन का सूत्र होता है 2πr(h), वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकाल लें। शंकु का वक्र पृष्ठ πr(l), वर्त का तो वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण हो, सूत्र तो सेम ही रहेगा क्योंकि वक्र पृष्ठ तो होता ही नहीं इसमें। कॉमन देखो πr, कॉमन सभी में क्या आ गया πr, बचा 2h प्लस l प्लस
आर, क्योंकि एक आर तो बचा। सभी के मान रखो, पाई का मान दिया हुआ नहीं है तो हमें क्या रखना है 22/7। आर का मान 0.7, 2 गुना एच का मान 2.4 प्लस एल का मान 2.5 प्लस आर का मान 0.7। इसी से कैंसिल करोगे तो 0.1 और 22 इकन 22 तो 2.2 हो जाएगा ये। 24 दूनी होता है 48 प्लस 2 पॉइंट, इसे ऐड कर लो कितना हो जाएगा ये 7 5 12 एक हासिल, ये हो जाएगा 3 32। अब इन्हें ऐड कर लो 22 2 आ जाएगा ये गुना 8 2 10 एक हासिल 4 3 7 और 1 8 पॉइंट 1 के बाद अब गुना करा दो 8 दूनी 16 एक लगा हासिल 8 दूनी 16 और 1 17 पॉइंट 1 के बाद लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसके बाद तो 0 की गुना करा ही नहीं, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 16 आपका टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें है। नेक्स्ट वीडियो में हम छठा चैप्टर शुरू करेंगे, 6.1 से लेके आगे के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें करते चलेंगे, उसके बाद 7 8 सारे चैप्टर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।